हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में आज हमारी क्लास सेकंड है। इससे पहले एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। यानी कि इन वीडियोज़ के थ्रू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे और साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी है आप लोगों की डिमांड पर ही। और वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यस, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी रेडी होता हुआ चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। इससे आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये नोट्स परचेज़ किए हैं उन सभी का यही फीडबैक था कि यस, ये जो नोट्स हैं इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब देखिए, ये ईजी इस वजह से है ना, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और अगर आप इसको रीड करेंगे आपको खुद लगेगा कि यस, ये जो लैंग्वेज है एकदम ईजी है। अगर आप लोगों को परचेज़ करना है तो आप एक बार व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको डेमो नोट्स दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो ही आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। मतलब कि आप कह रहे हैं आप सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वहाँ पर उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, परंतु पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित ना करना। जी नहीं, आप पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना, ये भी नेगेटिव है। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, यानी कि जो वंचित समूह के लोग होते हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ पाएँ, उनके साथ समावेशन करके पढ़ पाएँ। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के सभी पहलुओं को शामिल करेंगे। उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाएंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं नॉर्मल बच्चों की तरह उनको भी करवाएंगे। जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तब वंचित समूह के जो विद्यार्थी हैं वो क्या होंगे, समावेश हो पाएंगे नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंग्लिश में। ठीक है, अब ये होता क्या है ना, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। जब सभी बच्चों को एक समान रूप से बिना भेदभाव की शिक्षा दी जाती है तो उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, इसीलिए उसको इंक्लूसिव कहा जाता है। ठीक है, समावेश करना। अब वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि किसी बच्चे की घर की स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक रूप से अच्छा है, कोई आर्थिक रूप से अच्छा नहीं है। हर किसी बच्चे की संस्कृति अलग होती है, हर किसी बच्चे का बिहेवियर अपने घर में अलग अलग होता है, हर किसी बच्चे के जो घर का माहौल है वो भी अलग होता है, हर किसी बच्चे की जो घर की भाषा होती है, मातृभाषा, वो भी अलग अलग होती है। तो वो सारे ये जो डिफरेंसेस हैं ना, ये स्कूल में नहीं लाने हैं। मतलब स्कूल में टीचर ने इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से नहीं देखना है। अगर बच्चा स्कूल में एंटर कर गया है तो शिक्षक के लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। मतलब बच्चे के स्कूल से बाहर की दुनिया से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको जज कर रहे हैं या बाहर की दुनिया की वजह से आप उनको सेपरेट कर रहे हैं। नहीं, कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना, कभी भी बच्चों का नामीकरण नहीं करना, कभी भी बच्चों का पृथक्करण नहीं करना। ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप बच्चों को अलग अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। आप कहेंगे कि आपका कलर फेयर है, आप अलग ग्रुप में रहिए, आप लोगों का कलर डार्क है, आप अलग ग्रुप में आइए, आपका जो IQ लेवल है कम है, आप अलग हो जाइए, आपका ज़्यादा है, आप अलग हो जाइए। तो इस तरीके से किसी भी आधार पर बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। ठीक है,
स्कूल के अंदर टीचर के लिए हर एक बच्चा एक जैसा होना चाहिए और सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा देना, यही कहलाता है समावेशी शिक्षा। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता हुआ चलेगा, इसीलिए बोला क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझाते हुए चल रही हूँ। ठीक, तो समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा में शिक्षा शास्त्रीय जो रणनीति है वो सहयोग की होती है, यानी कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प से सीखेंगे। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का CDP सब्जेक्ट अच्छा है और किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है, तो जिस बच्चे का मैथ अच्छा है वो इस बच्चे को मैथ पढ़ाएगा, जिसका CDP अच्छा है वो इसको CDP पढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के सहयोग से पढ़ना, ये भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनके लिए आप क्या करेंगे एज अ टीचर? जब आप टीचर बन जाएंगे आप क्या करेंगे बताइए? पहला है, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। ये बिल्कुल सही है। अदर ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाएं। अब देखिए, सेकंड ऑप्शन में आप क्या कर रहे हैं? वही चीज़ हो गई ना, आप बच्चों को अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनका अलग ग्रुप बना दो, कुछ बच्चे डल हैं, उनका अलग ग्रुप बना दो। तो ऐसे समूह नहीं बनाना है। ठीक है, सभी बच्चों को समान रूप से देखना है, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को कभी भी अलग अलग समूहों में नहीं बांटना है कि आपकी जाति ये है आप अलग हो जाइए, आपकी जाति ये है आप अलग बैठेंगे, इस तरीके से अलग थलग नहीं करना है। लास्ट ऑप्शन भी एक बार देखते हैं, उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। अब जो चीज़ उनके लिए अर्थपूर्ण है ही नहीं, जो उनके काम ही नहीं आएगा बच्चों के, उस चीज़ को आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी सही नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए, आप क्या करेंगे ना, आप एक ऐसी रणनीति बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकारा जाएगा। अब ये वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? तो देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, हर कोई व्यक्ति दुनिया में अलग अलग होता है। इवन जो ट्विन्स होते हैं ना, वो भी किसी न किसी आधार पर अलग ही होते हैं। तो यही होता है वैयक्तिक विभिन्नता, हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है। अब देखिए, अलग अलग बेस पर वो अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, बॉडी के बेसिस पर भी अलग अलग होता है। कोई दिखने में बहुत मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं हर कोई व्यक्ति अलग है। हर किसी व्यक्ति का कलर भी अलग होता है, हर किसी व्यक्ति का आइज़ का कलर तक अलग होता है। कोई व्यक्ति हेयर के कलर में अलग होता है, किसी व्यक्ति की जो मेंटल एबिलिटी है वो अलग होगी। मतलब हर कोई व्यक्ति दुनिया में किसी न किसी बेसिस पर अलग होता ही है। अब देखिए, कोई बच्चा होता है जिसे आप एक बार टॉपिक पढ़ाओ उसे याद हो जाता है, वहीं कोई बच्चा होता है उसे अगर एक टॉपिक याद करना है तो उसे 3 बार उसको रिवाइज करना होता है। तो मेंटल एबिलिटी भी हर किसी की अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। तो हर बच्चे को वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर उसको स्वीकारा जाए और उन्हें शिक्षा दी जाए। मतलब हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दो। जैसे एक बच्चा है जिसको एक बार पढ़ाने पर समझ में आ रहा है और एक बच्चा है जिसे 3 बार पढ़ाकर समझ में आता है। तो आप ये नहीं करेंगे कि एक बार पढ़ा देंगे और कुछ बच्चों को समझ में आ गया और इन्हें रहने दीजिए, ये अपने आप रहते हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएंगे। जिस बच्चे को जितनी बार पढ़ने में समझ में आ रहा है आप उसको उतनी बार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वैयक्तिक विभिन्नता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बच्चे को उसकी रुचि के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर उसको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड आया है और जो नोट्स प्रिपेयर हुआ है वहाँ पर क्लियरली ये सब मैंने आपको बताया है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, कैलकुलिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, स्वलीनता क्या होता है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, जब कोई बच्चा सही से लिख नहीं पाता तो हम कहते हैं बच्चे को डिस्ग्राफिया है। ये अधिगम अक्षमताएं हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब पढ़ाई के दौरान जब बच्चे को कुछ समस्या आती है तो उसे हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलिया मतलब होता है जब बच्चे को मैथ्स को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है।
मतलब गणना करने संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कहेंगे बच्चे को डिस्कैल्कुलिया है। और डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर आपका डिसलेक्सिया कहलाता है जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। ऐसे ही आपका एक स्वलीनता होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म, जब बच्चे को लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चा एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाता, संप्रेषण नहीं कर पाता, उसको अकेले रहना पसंद होता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चे में क्या है? ऑटिज्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर अब आप खुद से कर पाएंगे क्योंकि ये चारों मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? बस आपको ये सेंटेंस पकड़ना है कि उसे सुस्वर पठन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब वो अच्छे से पढ़ नहीं पाती है, और जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है अच्छे से तो उसे क्या होता है? डिसलेक्सिया। मैंने आपको बताया ना, पढ़ने में प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रचनात्मकता क्या है, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होती है। पहला ऑप्शन है बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, या फिर लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, या फिर अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, या फिर दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। ज्यों की त्यों मतलब जैसा दूसरा जैसा भी कर रहा है सेम वैसे ही आप नकल उतार रहे हैं, उसे हम कहते हैं ज्यों का त्यों नकल करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाली वीडियो जो थी हमारी क्लास 1 थी, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि अपसारी तरीके से सोचना क्या होता है। इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, और इसका राइट आंसर यही है। रचनात्मकता क्या होती है ना, जब आप अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी खाली नहीं बैठ पाते। अगर आप उनको खाली बिठा देंगे तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। घर में अगर कोई सामान पड़ा होगा तो उसे पकड़ के, उसे तोड़ मरोड़ करके, उसको डिवाइड करके इस तरीके से कुछ ना कुछ करने की वो सोचते हैं। मतलब उनका दिमाग चलता रहता है। वो इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं। इसको हम हिंदी में सृजनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, सृजनात्मक और रचनात्मक दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यही होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, वो खाली नहीं बैठ पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहता है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं ना, हमेशा अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता वो रखते हैं। उनकी एबिलिटी होती है कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएँ। अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? तो देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब होती है जैसे आप उनको एक प्रॉब्लम दे दो ना, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक तरीके से नहीं निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के अनेक तरीके वो खोजते रहते हैं। वो होते हैं हमारे क्या? डाइवर्जेंट थिंकर। ठीक है, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे जो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अनेक दिशाओं में अनेक तरीके से सोचते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? जैसे आप बच्चे से पूछ दो कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाइए। तो बच्चा क्या करेगा ना, सोचेगा कि मेरे आसपास ये लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और इस संस्कृति के लोग रहते हैं, इस तरीके से लोगों के रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे आसपास के लोग, मतलब सारी चीज़ें वो एक एक करके सोचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं ना, अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चन होते हैं। वहीं अगर हम इसका जस्ट रिवर्स देखें, अपोजिट देखें, तो वो होता है आपका अभिसारी, इसका अपोजिट। और अभिसारी में क्या होता है ना, बच्चा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बस एक ही दिशा में सोचता है। मतलब एक प्रॉब्लम अगर आप देंगे तो एक ही तरीके से वो सॉल्यूशन निकाल देगा। वो बच्चे होते हैं अभिसारी चिंतन वाले बच्चे, और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा अच्छा क्या माना जाता है? आपसे जब ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ज़्यादा अच्छा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा सिर्फ एक ही दिशा में सोचता है। और यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप बच्चे से पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो बस बच्चा सीधे अपना नाम बता देगा, बाकी उसको सोचने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने तो सिंपली क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला प्रश्न। ठीक है, तो अब आपसे अब से आप लोग ध्यान रखेंगे अपसारी ढंग से सोचना क्या होता है और अभिसारी ढंग से सोचना क्या होता है। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, रचनात्मक बच्चे होते हैं, वो हमेशा अपसारी ढंग से सोचते हैं।
इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और नोट्स में आप लोग कहीं पर मेंशन भी कर लीजिएगा कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, रचनात्मक बच्चे होते हैं, वो हमेशा अपसारी ढंग से सोचते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? पहला है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा है ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और चौथा है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य कहा जा रहा है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आप देखिए ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की बात हो रही है, यानी कि जब बच्चा ज्ञान को ग्रहण कर रहा है तब वो सक्रिय नहीं है बल्कि निष्क्रिय है, मतलब बिना मर्जी के वो बैठा है, ना उसकी पढ़ने में रुचि है, ज़बरदस्ती आपने बिठा रखा है, तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देखिए, स्थायी परिवर्तन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बिहेवियर चेंज हो सकता है ना। नेक्स्ट है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध, जी नहीं। इसका राइट आंसर होगा सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। जो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना होता है उसमें क्या होता है, बच्चा सक्रिय भी होता है, सक्रिय मतलब एक्टिव होता है। जब आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो अपना दिल दिमाग सब कुछ लिए बैठा है, उसकी रुचि है पढ़ने में, उसका मन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? देखिए, ये जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है, 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, आप लोगों ने देखा होगा। अब ये आंतरिक अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और ये जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या इसको हम इंटरनल मोटिवेशन भी कह देते हैं और इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसका उदाहरण क्या है। अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं उससे पहले मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ कि यह आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को लेकर ना आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, मतलब जब किसी काम में हमारी रुचि होती है, हम अपने मन की संतुष्टि के लिए जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी काम को इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उस काम को करने के बाद हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा, किसी न किसी चीज़ के लालच को लेकर जब हम काम करते हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाने में मेरी रुचि है, मुझे ये अच्छा लगता है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं वो चीज़ें मैं किसी और को भी पढ़ा पा रही हूँ, तो मैं अंदर से मोटिवेट हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आकर के कुछ दे रहा है, नहीं, मैं बस इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मेरी रुचि है पढ़ाने में और मुझे खुशी मिलती है पढ़ाने में। तो ये क्या हो गया, मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूँ। ठीक है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। वहीं अगर हम देखें, मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, इसी एग्जाम्पल को सोचिए, मुझसे आज किसी ने कहा कि आप 1 घंटा लेक्चर दे दो, हम आपको इतने रुपए दे देंगे, और मैं अगर उस रुपए के लालच में आपको पढ़ाऊँगी तो फिर वो मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा। इसका मतलब क्या है, मैं बाहरी रूप से अभिप्रेरित हूँ, मैं पैसों के लिए आपको पढ़ा रही हूँ, ये हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें होती हैं। जब आप 10th या 12th क्लास में होते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा इस बार आप 90% ले आओ, अगर आपके 90% आएंगे तो हम आपको बाइक दिला देंगे। तो बस बेटा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, इसलिए नहीं कि उसका पढ़ने में मन है, वो इसलिए पढ़ता है ताकि जब 98% आएगी तो उसको बाइक मिलेगी, तो बाइक के लालच में वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आई होप अब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर अब आप खुद से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। आंतरिक अभिप्रेरणा, पहला है प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ऐसा होगा नहीं, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा है, ये तो आंतरिक है ही नहीं, आप पुरस्कार के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, जी हाँ। थर्ड है सराहना पाने के लिए, मतलब आप ये पाना चाहते हैं कि जब मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो लोग मुझे शाबाशी देंगे, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हुई, ये बाह्य अभिप्रेरणा हुई। साइकिल पाने के लिए प्रथम आना, देखा जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि घर वाले बोलते हैं कि हम बाइक दिला देंगे, तो बाइक के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जब हम अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए पढ़ाते हैं,
मतलब हम क्यूरियस है, अंदर से पढ़ाने के लिए हमारी रुचि है, हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कथन और तर्क वाला। कथन है, ए है प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। जी हाँ। तर्क है, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस होते हैं, और जो हमारा सीखना है वो आपस में क्या है, अंतः संबंधित हैं कह सकते हैं, या फिर परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। जो हमारे इमोशन होते हैं और सीखना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी आपका मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो क्या वो पढ़ना आपका सार्थक सिद्ध होगा? क्या आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, लेकिन आपका मन ही नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो क्या आपको वो चीज़ें याद होंगी? याद नहीं होंगी, आप बस उसको रट रहे होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी जो इमोशन है और जो सीखना है वो आपस में क्या है, संबंधित हैं। जब हम इमोशनली एकदम स्टेबल होंगे तभी जाकर हम किसी चीज़ को सीख पाएंगे। अब आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, आपको डर भी लग रहा है, और उस कंडीशन में आप पढ़ने के लिए बैठ गए, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप टेंशन में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा परस्पर संबंधित होते हैं, इसीलिए हम कहेंगे ये दोनों ही सही हैं। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, यही यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महारत उन्मुखी वार्धिक सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। यह मानते हैं कि क्षमता स्थिर और स्थायी है, बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं, या कोई लक्ष्य तय ही नहीं करते हैं, या फिर अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता और मदद लेते हैं। तो आपको बताना है मास्टरी ओरिएंटेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कि महारत उन्मुखी वार्धिक। अब ये क्या है, ये क्या करते हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन है आपका ए और बी, ए एंड डी, सी एंड बी। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, ये जो महारत उन्मुखी वार्धिक होते हैं ना, ये सीखने के लिए आपका एक लक्ष्य तय करते हैं। ठीक है, एक गोल डिसाइड करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है ये मानते हैं कि क्षमता स्थिर और स्थायी है, मतलब आपकी जो एबिलिटी है वो फिक्स्ड है कि आप इतना ही सीख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो स्थिर नहीं होती है, वो अस्थिर होती है। क्योंकि जो सीखना होता है, ऐसा तो है नहीं कि हम आज इतना पढ़ रहे हैं बस इतना ही हमें याद होगा, कल के दिन हम और पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें याद हो सकती हैं, है ना। नेक्स्ट है बहुत ही आसान लक्ष्य रखते हैं, या फिर कोई लक्ष्य ही नहीं रखते, ऐसा नहीं होता है। ये अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और डी यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज करना चाहिए, उन पर उन्हें सजा देनी चाहिए, या प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप प्रश्न पूछिए। अब देखिए, क्लासरूम में ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं और बच्चों का काम है सीखना, और जो चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आ रही है वो टीचर से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो जो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ना ही इस चीज़ के लिए आप बच्चों को सजा देंगे, ना ही आप बच्चों से ये कहेंगे कि आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है, बल्कि प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है बच्चों, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि टीचर बैठे किस लिए हैं, इसीलिए तो बैठे हैं ताकि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकाल पाएँ, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, या फिर खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कैसे, देखिए, जब आप कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो पढ़ाना एकदम प्रभावी हो, इफ़ेक्टिव हो, बच्चों को समझ में भी आए, तो आप क्या करेंगे, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे।
जैसे आप बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप खुद से इसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करो, अन्वेषण करना, खोजबीन करना, यही होता है जब बच्चे खुद से अपना दिमाग लगाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और ऐसी अपॉर्चुनिटी एज अ टीचर आपने बच्चों को देनी है ताकि बच्चे खुद से भी अपने दिमाग का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे। ये कह रहा है कि आप बच्चों से अपेक्षाएं रखेंगे ही नहीं, अपेक्षाएं तो रखी जाएंगी ना। और ये कह रहा है बहुत ही कम स्तर की अपेक्षाएं हैं, या फिर आप स्वायत्तता प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और यह उदाहरण कैसा है, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है, यह एक प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर और उनकी सक्रिय भागीदारी है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्या कहा जा रहा है, शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण मतलब नई खोज करने के लिए खेल और अनेक व्यावहारिक एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि बच्चों आप लोग खुद से ज्ञान का निर्माण एक बार करिए, आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो ये क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, एक प्रगतिशील कक्षा है जहाँ पर बच्चों को पूरे अवसर दिए जाते हैं कि वो खुद से खोजबीन करके सीखें और बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, मतलब बच्चे एक्टिव होंगे काम को करने के लिए, बच्चों का मन होगा उस काम को करने के लिए, उनकी रुचि होगी, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर भागीदार होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उस काम को करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर भी हम अदर ऑप्शंस देखेंगे। परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देते हैं। या फिर यह एक ऐसी कक्षा है जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको कूट भी दिए हैं और इसमें से आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन ए तो सही है, अदर ऑप्शंस को भी हम देखेंगे और कौन सा सही हो सकता है। ये कह रहा है कि ये एक परंपरागत कक्षा है। परंपरागत कक्षा मतलब होती है फ्रेंड्स जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, रूढ़िवादी धारणाएं, वो तो ये है नहीं, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो जाएगा। ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित शिक्षा विधियों से अधिगम कराने को महत्व दे रहे हैं। ये यहाँ पर सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। यहाँ पर क्या है, टीचर किताबी ज्ञान में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वो खुद से ज्ञान का निर्माण करें, खोजबीन करें। वो क्या होती है, बाल केंद्रित विधि होती है जहाँ पर बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है, मतलब बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार आप पढ़ा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड बाल केंद्रित विधि, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी कह रहा है ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अनेक तरीकों की जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए और सी हमको ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स सीटेट में अभिकथन तर्क वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। अभिकथन है, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? जब आप बच्चों की इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे तभी तो बच्चों को समझ में आएगा। हम क्या कहते हैं कि बच्चों को आप जब भी पढ़ा रहे हैं तो उनकी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाते हुए आप ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो बच्चों के डेली लाइफ से कनेक्टेड हों। और ये तो कह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तर्क है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। निभाते हैं भाई, जब आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर सांस्कृतिक संदर्भ और समाज, इन दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जहाँ पर लिखा हो अभिकथन गलत है और तर्क भी इसका गलत है। ठीक है, और वो हमको दिख रहा है ऑप्शन 4 में ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसीलिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए। पहला है, अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। जी नहीं, आप बच्चों से कह रहे हैं कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, अब आप इसको याद करो, रटो, तो ये अच्छा नहीं होता है। बल्कि आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आए, ना कि वो बार बार याद करें।
नेक्स्ट है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे बेस्ट होता है जहाँ पर बच्चे खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं। जैसे ही स्कूल में लैब वगैरह होती हैं, लैब्स में ले जाते हैं, बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं वो उन्हें समझ में भी आता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, अगर आपने कभी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे तो अभी भी आपको वो चीज़ें याद होंगी कि मैंने ये किया था। वो इसलिए याद होती है क्योंकि वो हम खुद से करके सीखते हैं, उसमें हमारा एक्टिव पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर यही होगा यहाँ पर। फिर भी अदर ऑप्शन देखते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित, जी नहीं, अभी ऊपर हमने देखा था हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रोत्साहित करना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, करके सीखेंगे। और ये जो करके सीखना है ना, लर्निंग बाय डूइंग, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये भी आपसे पूछा हुआ है, तो नाम नोट कर लीजिए। जॉन डीवी, जॉन डीवी ने दिया था करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट। और जॉन डीवी कहते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय होती है, यानी कि जो टीचिंग की प्रोसेस है उसमें 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन होते हैं वो ध्रुव, उनको भी लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, वैसे नोट्स में तो सब कुछ मेंशन किया ही है। सबसे पहला ध्रुव टीचर और स्टूडेंट और साथ में आपका जो करिकुलम होता है। करिकुलम के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे की एक्टिविटीज़, आपका स्पोर्ट्स वगैरह, स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं सब करिकुलम के अंदर आते हैं। और स्टूडेंट भी इसका एक ध्रुव है और टीचर भी है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में 3 ध्रुव होते हैं, ऐसा जॉन डीवी का मानना है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, उच्च क्रम से निचले क्रम या फिर जटिल से सरल? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से सीखने की अवधारणाओं में मदद मिल रही है, मतलब आप ठोस से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ठोस को हम मूर्त भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा होता ना कि मूर्त से अमूर्त तो भी सही होता, मतलब ठोस और मूर्त दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। अभी ये क्या होती हैं अभी हम समझेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। अगर मूर्त से अमूर्त लिखा होगा तब भी सही है और ठोस से अमूर्त लिखा होगा तब भी यही सही है। अब देखिए, ये जो मूर्त चीज़ें होती हैं यानी कि ठोस चीज़ें होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जो अमूर्त चीज़ें होती हैं ना, उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम फील नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं फिर, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते? तो जो अमूर्त चीज़ें होती हैं ना, उनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वो सिर्फ हम उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझिए, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने आपका नोट्स खुला हुआ है, आप उसको देख पा रहे हैं, ये मूर्त चीज़ हो गई। और अमूर्त क्या हो गया, आप सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये क्या है, ये अमूर्त है, आप सोच रहे हैं, आपकी कल्पनाओं में है। ये तब होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, लेकिन आप सोच अभी से रहे हैं, तो अभी ये आपके लिए क्या है, अमूर्त है। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना, यही होता है आपका विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग। भौतिक शिक्षण सामग्री मतलब ऐसे शिक्षण सामग्री जो आपके सामने है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस से अमूर्त। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि देखिए आप जितना लाइक करते हैं, जितने कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की अच्छी वीडियोस बनाने का, और एग्ज़ाम होने तक आपको अच्छे से इसी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। साथ में हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी कंटिन्यू हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आपकी सारी क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स परचेज़ करना होगा, आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।